नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए सर, आज का दिन काफी अहम है और पत्रकारों के लिए कहीं ना कहीं मतदान, वोटिंग, ये सब होता है फेस्टिवल। और आज हम आपको बता रहे हैं एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ है आपका डिबेट में। सबसे पहले बहुत स्वागत है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है। जी हाँ, वोटिंग हो चुकी है। अब अपने अपने घरों से लोग निकलकर वोट डाल चुके हैं। मतलब पार्टियों का जो भविष्य है वो पेटी में कैद हो चुका है। अजय जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर ये बताइए कि आज हमारे चैनल के हिसाब से किस तरीके से एग्जिट पोल सामने आएंगे। आपने बीजेपी को कितनी सीटों पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है बीजेपी। फाइट बहुत टफ है और यहाँ अलग अलग चैनल्स के अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं, लेकिन हम आपको हमारा एग्जिट पोल उसका विस्तार देंगे। तो सर बताइए, क्या रहा आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव में? और देखिए, इस बार का चुनाव इसलिए खास रहा, हम ये भी वजह जानेंगे कि पिछली बार अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 72% की वोटिंग हुई थी और इस बार ये मतदान प्रतिशत थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको बता दें, शाम 5 बजे तक करीब 66% वोटिंग की गई है। सर से जानेंगे कि आखिर क्या वो वजह रही, वोटिंग कहीं ना कहीं खिसका है। सर आप बताइए दर्शकों को, क्योंकि लगातार दर्शक इस बात के लिए ललायित हैं कि आखिर वोट शेयर क्यों गिर रहे हैं इस बार। देखिए, ऐसा है कि वोट परसेंटेज चूँकि 72.7 था। हाँ। इस बार वोट परसेंटेज जो अभी 5 बजे का हम लोगों ने जो सब जगह से लिया है। हाँ। हमारी एचडीबी की टीम, द न्यूज़ की टीम और प्यारा हिंदुस्तान की टीम में लगभग वहाँ पे हमारे 60 रिपोर्टर लगे हैं विभिन्न जिलों में। उनकी सबकी जो आई है 5 बजे तक की, तो 65% आई। मेरा अंदाज है जो वोटा परसेंटेज लगभग 69 के लगभग जाएगा। ठीक है। नंबर 1 है, अगर 72 से अबव मतदान गया, चूंकि होता क्या है, जो मतदान स्थल पे आ जाते हैं उनका वोट कराना पड़ता है। ठीक है। तो हो सकता है कि जो लोग आ गए, अच्छा मोस्टली क्या है कि लोग लास्ट में वोट डालने ज़्यादा आते हैं जी। तो अंदाजा है अगर ये 72 पॉइंट से आगे गया और 5% आगे गया तो बीजेपी बुरी तरह से हार गई। अगर मान लीजिए ये जो पिछली बार से मतदान का परसेंटेज 5% गए ज़्यादा जाता है तो बीजेपी बुरी तरह से हार गई। हाँ। और अगर मतदान कम जाता है तो इसका मतलब सत्ता के विरोध में वोट नहीं गया है। होता क्या है, जिस समय सत्ता के विरोध में मतदान जाता है तो ज़्यादा होता है और लोग ज़्यादा उभर के आते हैं। तभी आते हैं जब किसी को हराने के लिए। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव वोट हुई, इंटरकम्बेंसी चली, परंतु ऐसी चीज दिखी नहीं है। वोटा परसेंटेज जो 65 का आंकड़ा आया, हाँ। हमारा अंदर लगभग 69 होगा, होना चाहिए। अगर ये और जगह से अगर आते हैं आंकड़े और ये अगर 72 से नीचे, तो इसका मतलब ट्रिंगुलर डबल जबरदस्त फाइट हुई है। इसका मतलब दोनों में जबरदस्त, जहां तक अंदाजा है वोटा परसेंटेज कम गया है पिछली बार से। दूसरी आपको बता रहे हैं वहाँ की जो स्थितियाँ नहीं है, वहाँ की स्थितियों से एक बात साफ है। अब हम आ जाए आफ्टर 6 मंथ, तो आफ्टर 6 मंथ जो है वो निश्चित बीजेपी की सरकार होगी। अब आए उसके पहले आ जाए 3 महीने पहले या सरकार में, तो सरकार भी जो है वो बीजेपी की बनती हुई ज्यादा संभावना है अपेक्षा उनसे। अभी जो हमारे रिपोर्टर ने जो आंकड़े भेजे हैं उससे जो हम लोगों को पता था, चूंकि कुछ मतदाताओं का पता नहीं चल पाया इस बार। मुस्लिम क्लियर हो गया इस बार, हाँ। हिंदू वोट क्लियर हो गया। और मुस्लिम में क्या हुआ कि जो दलित वोट है वो क्लियर इस बार नहीं हुआ, वो किधर गया है। तीसरा क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा आ रही है, हाँ। मैसूर प्रांत का, उसका वोट भी क्लियर नहीं हो रहा है। वहीं पे जो लिंगायत वोट है वो क्लियर हो गया, बोकलिगा क्लियर हो गया। कुछ वोट कम्मो है वो उनका नहीं क्लियर हुआ, उधर के ब्राह्मण वोट का नहीं क्लियर हुआ। लिंगायत वोट का थोड़ा सा परसेंटेज ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी को पूरा गया है या आधे से 75% गया या 90% गया। तो इसलिए इस बार का आंकड़ा थोड़ा फंसा हुआ। मगर जो है, अगर लिंगायत का वोट इनको गया है 75-80%, तो बीजेपी की लगभग 110 सीटें निकलेंगी। 110 सीटें बीजेपी की निकलनी चाहिए, 120 के लगभग, मतलब 110 तो निकलेगी, लगभग 120 सीटों के लगभग जो 10 सीटें और जो जोड़ी जा रही हूँ मैसूर से। हम लोग पहले मान रहे थे कि मैसूर से बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी जी। मगर अभी भी जो आंकड़ा आया है तो उससे पता चला कि वहाँ पे चूंकि कांग्रेस उनमें फाइट हो गई, हाँ। तो बीजेपी को 120 सीटें मिल सकती हैं और जो कांग्रेस है इसको 84 सीट मिल सकती है और जनता दल को 20 सीट मिल सकती है।
आम आदमी पार्टी की सभी जगह जमानत जब्त होगी, सभी जगह कहीं, मगर आम आदमी पार्टी व कुछ दल लड़ गए ओवैसी वगैरह के, अच्छे लड़े। उससे क्या हुआ कि कांग्रेस का जो पहले जो अंदाजा था वो ज़्यादा सीटों का था। पहले अंदाजा, आज से हफ्ते भर पहले, कई 15 रोज पहले अंदाजा था कि कांग्रेस की 100 से ऊपर निकल रही थी। मगर इधर क्या हुआ, एकदम से जो ये बजरंग दल का ये चला है हनुमान जी वाला, दूसरी जो केरला फाइल आ गई है फिल्म, इसका तीसरा क्या हुआ कि इनको लिंगायत तो उनको रहा कि हमको इन्होंने 2% आरक्षण दिया था, अगर हम चूक गए तो आरक्षण भी चला जाएगा, 5 और कट जाएगा, मुस्लिम आरक्षण ज़्यादा, तो ये वोट उनको चला गया। तो सर आपको लगता है कि बजरंग क्या हुआ है, कांग्रेस का नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस उस हिसाब से अगर ये वोट अगर वास्तव में बीजेपी को गया बजरंग के नाम पर, तो कांग्रेस की 84 सीट, बीजेपी की 120 सीट और आम आदमी पार्टी की 20 सीट। तो सर ये लगता है आपको कि बजरंग बली का जो नाम जोरों शोरों से कर्नाटक के अंदर लिया गया, वो मुद्दे रहे, थोड़े वोट प्रतिशत जो बीजेपी की बढ़े? देखिए, बीजेपी ने बंगाल में गलती की थी, जय श्री राम का नारा लगाया था। अगर जय दुर्गे माँ या जय काली लगा देते तो बीजेपी वहाँ पे सत्ता होती। यहाँ बीजेपी ने नारा नहीं लगाया, ये कांग्रेस ने लगा दिया कि हनुमान और बजरंग दल पे करेंगे। और बजरंग बली का जो जन्म हुआ था वहीं पे हुआ था, सबसे ज्यादा बजरंग बली को वहीं पे माना जाता है। तो क्या हुआ, वहाँ पर बीजेपी मतदाता नहीं, जो साधारण बतलाता था बजरंग बली का भक्त, वो उनके थोड़ा सा कांग्रेस के एंटी आ गया, वो बीजेपी की ओर 2-3% बढ़ गया। 2-3% बढ़ने से क्या पोजीशन हुई कि कांग्रेस का जो वोटा परसेंटेज जो 40-41 था वो आ गया 38 के लगभग। अच्छा, तो क्या कारण रहा कांग्रेस के का भी वोट शेयर कम 38% है। यही एक कारण रहा कि एक तो केरला फाइल्स का, दूसरा मोदी की जबरदस्त वो रही, मास्टर स्ट्रोक मोदी का रहा, तीसरा रहा कि बजरंग दल का वो रहा, चौथा रहा कि वहाँ पे जो मेन वजह आ गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो डीके शिव कुमार के नाम आने से क्या हुआ, सिद्धरमैया वालों ने अपने को जिताया, उन्होंने अपने को जिताया। इसी बीच में बीजेपी ने क्या किया है, सब जगह अपनी बात कर ली। तो जो मुख्यमंत्री बनने की संभावना जो है, अगर वोट ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो जो पब्लिक है वो सिद्धरमैया को ज्यादा चाहिए जी, बिल्कुल, बम्बई से जी। परंतु जो नेता हैं, जो जनता दल वगैरह वाले जीत के आएंगे, उनका पुराना बम्बई थे, बम्बई उनके सर्वमान नेता थे। तो जनता दल के जो विधायक जीत के आएंगे वो डीके शिव कुमार की जगह इनको ज्यादा पसंद करेंगे, बम्बई को। और जो इनके जीत के आएंगे, सिद्धरमैया को अगर नहीं बनाया गया तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सिद्धरमैया के लॉबी के एमएलए जो हैं वो सिद्धरमैया फिर ऐसे वक्त में हो सकता है कि ये निश्चित आप सुनिए, कांग्रेस से कोई ना कोई लीडर बीजेपी में केंद्र में निश्चित तौर पे मंत्री होगा और वो बीजेपी में होगा। और बीजेपी सरकार बीजेपी ही बनाएगी, अभी नहीं तो 3 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद। ऐसा चूंकि बीजेपी का ट्रेंड रहा है। तो सर ये बताइए कि कर्नाटक में आधार बनाने के बाद पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की तस्वीर कितनी ज्यादा उभरेगी और कितना ज्यादा बदलाव पार्टी के अंदर दिखाई देगा, नेतृत्व कैसा हो सकता है कर्नाटक के अंदर? देखिए, कर्नाटक से ही, कर्नाटक एक ऐसी जगह है, दक्षिण का द्वार है। और कर्नाटक में बीजेपी के दोबारा आने का मतलब हो गया कि आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के लिए वाटरलू होगा। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो बीजेपी का बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है। तीसरी आपको बात बता रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी का दोबारा जीतने का मतलब हो गया, ये नोट कर लें कि तेलंगाना में डेफिनेटली बीजेपी की नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी, नहीं तो कुछ ही उससे वो विपक्ष में वो होंगे। और आंध्र में भी विपक्ष में बीजेपी होगी। अच्छा, कर्नाटक की वजह से। और निश्चित तौर पे कि बीजेपी फिर आंध्र में सेकंड नंबर पे होगी, थोड़ी केरल में बढ़ेगी। केरल में भी इनके 5-10 एमएलए जो कर्नाटक के बॉर्डर से हैं, वो 5-10 एमएलए इनके केरल में भी बढ़ेंगे। और ये हो सकता है तेलंगाना में बहुत अच्छी परसेंटेज में हो जाए और बीजेपी की शुरुआत हो जाए। अगर बीजेपी कर्नाटक में जीत के आती है और बीजेपी की दोबारा सरकार बनती है तो हिंदुस्तान की राजनीति में 2024 में बीजेपी मोदी को कोई भी हिला नहीं पाएगा। उसकी वजह है जो इनका टोटल जो सेंटर होगा,
चुनाव का वो दिल्ली ना होके कर्नाटक में होगा, बेंगलोर में होगा, जहां से तेलंगाना भी कवर होगी, जहां वहां भी कवर होगी, और साउथ में बीजेपी की सीटें लगभग 20 बढ़ जाएंगी लोकसभा। तेलंगाना में बढ़ेगी और निश्चित तौर पे आंध्र में बढ़ेगी, क्योंकि आंध्र में उनके कई राज्यसभा सदस्य हो गए। 2-3 सीटें ये वहाँ भी जीत सकते हैं केरल में, और तमिलनाडु में लगभग 5-6 सीटें, कुल मिला के 20-25 सीटें इनकी साउथ से बढ़ेंगी और बीजेपी की डेफिनेटली सरकार होगी अगर ये कर्नाटक में। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा, देखिए तमाम चैनल से ये सवाल उठा रहे हैं और आपसे मैं भी पूछना चाहूंगी, 5 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के भाषणों में कितना बदलाव आपने देखा है और क्या क्या आपको लग रहा है कि उनके भाषण में बदलाव है, इसी वजह से इस बार कर्नाटक किले को फतह करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटक में रियलिटी ये है कि मुंबई का वजन सिद्धरमैया से छोटा आ रहा था। जो उनके भाषण में जो बदलाव है और मतदाता का रुझान और जो सर्वे आए हैं जितने भी, उसमें सिद्धरमैया के प्रति ज्यादा वो था मुंबई की अपेक्षा, क्योंकि सिद्धरमैया वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे और 2013 में मुख्यमंत्री रहे। परंतु उनके साथ जो कांग्रेस संगठन था वो काफी मजबूत था, मगर वो बट गया। उसने के केवल लास्ट की जो दौड़ हुई, होता क्या, जो दौड़ता रहता धीरे धीरे और लास्ट में जो फास्ट दौड़ जाता वो जीत जाता। यहाँ यही हुआ कि बीजेपी पहले कछुए की रफ्तार से दौड़ी और बाद में खरगोश की रफ्तार से दौड़ने लगी। ठीक है, और बीजेपी ने वहां पे काफी कुछ पैचअप कर लिया। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, इस बार लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या क्या वो अलग वादे रहे हैं, अलग स्ट्रेटजी बीजेपी की रही है। सबसे बड़ी बात हो रही है 5B प्लान की और कर्नाटक को नंबर 1 बनाना। इस बार आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? कौन कौन से वो प्लान है जिसके तहत ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ खिसक रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने ये चुनाव बहुत टेक्निकल उसमें लड़ा। उसने 5B प्लान एक बनाया था। उस 5B प्लान में क्या था, बेलगाम और बीदर जी और बगलकोट जी और बेल्लारी और ग्रेटर बेंगलोर शहर, तो इनको डेवलपमेंट कर दिया। बेल्लारी में बीजेपी पहले से जीतती रही और बड़ी अच्छी पोजीशन रही। वहाँ रेड्डी बंधु थे, ठीक है, तो रेड्डी बंधु का इधर थोड़ा सा इन लोगों से नाराज हो गए और वहाँ से बेल्लारी से सुषमा स्वराज भी चुनाव लड़ी थी। तो बेल्लारी को ये कभी भूले नहीं, बेल्लारी में कभी सोनिया गांधी भी लड़ी चुनाव। ठीक है, तो बेल्लारी का बीदर में सिख मतदाता अच्छा है, बीदर में DK शिव कुमार का गढ़ था और बेलगाम में भी यही पोजीशन। मगर इन सबको इन्होंने किया कि इसको मैं डेवलप करूंगा, इसको इकोनॉमिक जोन टाइप का बनाऊंगा। ठीक है, जैसे नोएडा को फरीदाबाद को इकोनॉमिक जोन बनाया तो डेवलप हो गए। तो इकोनॉमिक जोन जो बने हैं वो शहर काफी डेवलप हुए, उसका एक असर भया। और यहाँ मतदाता था, तो ये 5 जो जगह थी इनके उसमें लगभग 30 विधानसभा आती थी। तो उसमें क्या हुआ कि इनका मतदाता बढ़ा। उसके अलावा इन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार सबसे ज्यादा हम यहाँ खर्च करेंगे, कर्नाटक को सशक्त दूसरी बनाएंगे। इन्होंने कई चीजें दिखाई कि कांग्रेस सरकार में कितना आया था। जैसे एक उसमें आया लगभग 25,000 करोड़, इन्होंने लगभग दिए हैं 90,000 करोड़। ठीक है, तो उसका एक इफेक्ट पड़ा। तीसरा इनका रहा कि इन्होंने स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था को फायदे वो समझाने में ये सफल हो गए। तीसरा रहा कि उधर ओवैसी, बजरंग दल, PFI, इन सब की वजह से क्या हुआ, बीजेपी को उल्टा फायदा मिल गया। ठीक है, और कांग्रेस की फूटन का उन्हें फायदा मिल गया। तीसरा, उनका जो मतदाता था आज जिस तरह से रहा है, और कल साइलेंट वोटिंग में उन्होंने घर घर जाकर के कल इतनी जबरदस्त ताकत जो की है इन्होंने महिलाओं को घरों में। आज सुबह इनका कार्यकर्ता 4 बजे से लग गया था और जब कांग्रेस का कार्यकर्ता आया तब तक ये सब कुछ तैयारी करके बिल्कुल ओके, सुबह ये मतदान करके आगे निकल गए थे। यही एक वजह थी, सुबह जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आ रहा था उसका दिमाग इसलिए खराब हो जा रहा था कि वो मतदान करके निकल गए, अपने काम में लगे, सब नाश्ता खाना पानी खा के। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक उठ के आया तब तक ये पहले राउंड पे आगे बढ़ चुके थे। उस हिसाब से बीजेपी, इनकी बहुत कांटे की फाइट हुई है। 120 सीटें लगभग बीजेपी को निकलनी चाहिए। ठीक है, और उसको कांग्रेस को लगभग 84 के लगभग और जनता दल को 20 सीटें। ठीक है, ये था हमारा एग्जिट पोल। और देखिए यहाँ पर विश्लेषक के तौर पर अजय पत्रकार जी ने आपको बखूबी समझाया कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी इस बार बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई है। बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत उसका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस भी ठीक ठाक फाइट में है सर। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस चुनाव में और क्या मोड़ लाती है। अब तो कहीं ना कहीं नतीजे बताएंगे और ऐसे में आपके तहत ये संदेश किस तरीके से आप देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आप सबकी नजर गड़ी हुई थी और ये आप सोच रहे थे कि आखिर इस चुनाव में क्या दिलचस्प होने वाला है। तो यही था हमारा एग्जिट पोल। अब इसमें जो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए। सर आपका बहुत शुक्रिया एग्जिट पोल को अच्छे से समझाने के लिए, और आपके मन में जो भी सवाल है इसको लेकर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।